हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। और मेरे भाई, इस क्वेश्चन पेपर के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। और मेरे भाई, आपके एग्जाम के मात्र 3 दिन शेष बचे हुए हैं, तो जिन भी अभ्यर्थियों का एग्जाम 27 नवंबर या 27 नवंबर के बाद में होने वाला है, वो सभी अभ्यर्थी एक बार इस क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट जरूर देख लें, क्योंकि आपके एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्वेश्चन पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि पहला प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। और मेरे भाई, सीरीज से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम की प्रत्येक शिफ्ट के अंदर लगभग 2 से 3 प्रश्न प्रत्येक शिफ्ट के अंदर पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो मेरे भाई, ध्यान से देखिए, सीरीज में हमें सबसे पहले दिया गया है 7 के बाद में दिया गया है 24 के बाद में दिया गया है 58 के बाद में दिया गया है 126 के बाद में दिया गया है 262 और 262 के बाद में आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो ध्यान से देखिए सीरीज को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। यहाँ पर देखिए 7 से कितना बन रहा है 24 7 से 24 कैसे बनेगा। तो ध्यान से देखिए, यदि हम यहाँ पर क्या कर दे 7 का 2 गुना तो बन जाएगा 7 दूना के 14 और 14 के अंदर +10 कर देंगे तो बन जाएगा 24। फिर देखिए 24 से कितना बन रहा है 58, तो 24 से 58 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई, यहाँ पर भी देखिए, यदि हम 24 का क्या कर दे 2 गुना तो बन जाएगा 24 दूना के 48 और 48 के अंदर +10 कर देंगे तो बन जाएगा 58। फिर देखिए 58 से कितना बन रहा है 126 है, तो 58 से 126 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर भी देखिए, यदि हम 58 का क्या कर दे 2 गुना तो बन जाएगा 58 दूना के 116 और 116 के अंदर +10 कर देंगे तो बन जाएगा 126। फिर देखिए 126 से कितना बन रहा है 262 है, तो 126 से 262 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई, यहाँ पर भी देखिए, यदि हम 126 का क्या कर दे 2 गुना तो बन जाएगा 252 और 252 के अंदर भी हम +10 कर देंगे तो बन जाएगा 262। अब इसी प्रकार से आपसे पूछा गया है कि 262 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई, प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले नीचे जितनी भी संख्याएं आई हैं इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखिए और पता लगाइए यहाँ पर क्या हुआ है। तो मेरे भाई, ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, सभी के अंदर 2 गुना +10 है, 2 गुना +10 है, 2 गुना +10 है, फिर आगे भी क्या हुआ है 2 गुना +10 है। तो मेरे भाई, 262 से प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे 262 का करेंगे 2 गुना और जो संख्या आएगी उसके अंदर हम कर देंगे +10। तो यहां पर ध्यान से देखिए 262 का हम क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे 2 गुना। तो मेरे भाई, यहां पर ध्यान से देखिए 262 का 2 गुना करेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा 262 का 2 गुना आएगा 524। ठीक है, और 524 के अंदर +10 कर देंगे तो बन जाएगा 534। ठीक है मेरे भाई, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 534। अब हमें देखना है कि संख्या 534 किसी ऑप्शन में दी गई है। तो आंसर संख्या 534 में दी गई है ऑप्शन ए के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, साइंस, मैथमेटिक्स
रीजनिंग, करंट अफेयर्स और कंप्यूटर है, यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर है। लगभग 25,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये, यानी कि ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा आपको केवल 80 रुपये की फीस के अंदर है। और मैं आप सभी को ये गारंटी देता हूँ, यदि आप बचे हुए समय के अंदर इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाएंगे, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन आपको इसी मास्टर पीडीएफ सेट में से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि 12 का संबंध 150 के साथ में कैसे है। यानी कि जिस प्रकार से 12 से यहाँ पर 150 बना है उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि 15 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई ध्यान से समझिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता करेंगे कि 12 से यहाँ पर 150 कैसे बना है। तो 12 से यहाँ पर 150 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले इस 12 को इसी 12 के साथ में गुणा किया गया है। तो यहाँ पर देखिए 12 का गुणा 12 के साथ में करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 144। 144 से 150 कैसे बनेगा, तो ध्यान से देखिए यदि हम 144 के अंदर क्या कर दें प्लस 6 कर दें तो 144 और 6 मिलकर बन जाएगा 150। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 150। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, सेम लॉजिक अब लगाएंगे हम इस 15 के अंदर और इस 15 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, इस 15 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने के लिए इस 15 को इसी 15 के साथ में गुणा कर देंगे। तो 15 का गुणा 15 के साथ में करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 225। और मेरे भाई जिस प्रकार से यहां पर 144 के अंदर प्लस 6 किया गया है उसी प्रकार से 225 के अंदर भी हम क्या कर देंगे प्लस 6 कर देंगे। तो 225 और 6 मिलकर बन जाएगा 231। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 231। अब हमें देखना है कि संख्या 231 किसी ऑप्शन में दी गई है। तो आंसर है संख्या 231 हमें दी गई है ऑप्शन डी के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। एक निश्चित कूट भाषा में BREW को 7462 के रूप में और WHAT को 3751 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में W के लिए क्या कूट होगा। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और मेरे भाई आपके एग्जाम की प्रत्येक शिफ्ट के अंदर कोडिंग डिकोडिंग के लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए। यहाँ पर देखिए प्रश्न में आपको स्पष्ट बोला गया है कि BREW इसको क्या लिखा जाता है। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए BREW इसको लिखा जाता है 7462। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए
आगे बोल रहा है कि WHAT इसको क्या लिखा जाता है, तो यहां पर देखिए WHAT इसको लिखा जाता है 3751। और आपसे पूछा गया है कि इसी कूट भाषा में W के लिए कूट क्या होगा। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें यहां पर अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं और इसी प्रकार से यहां पर भी हमें अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों शब्दों के बीच में कॉमन अल्फाबेट लेटर देखेंगे। उसी प्रकार से यहां पर हमें संख्या दी गई है और यहां पर भी संख्या दी गई है, तो दोनों संख्याओं के अंदर हम क्या करेंगे, कॉमन संख्या देखेंगे। जैसे यहां पर देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कॉमन लेटर है, तो मेरे भाई ध्यान से देखिए यहां पर पहले शब्द के अंदर यहां पर हमें W दिया गया है, उसी प्रकार से जस्ट नीचे के शब्द में भी हमें यहां पर W दिया गया है, यानी कि दोनों शब्दों के बीच में कॉमन लेटर है W, बाकी कोई भी लेटर एक दूसरे का कॉमन नहीं दिख रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से संख्या में देखिए मेरे भाई यहां पर भी 7 दिया गया है और यहां पर भी हमें 7 दिया गया है, यानी कि संख्या में क्या कॉमन है, 7 कॉमन है। क्या सेम संख्या दोनों संख्या में मिल रही है, नहीं मिल रही है 7 के अलावा। तो यानी कि यहां पर देखिए W के लिए यहां पर भी कोड 7 है और W के लिए यहां पर भी कोड 7 है। तो मेरे भाई इस W के लिए कूट हो जाएगा या कोड हो जाएगा 7। अब हमें देखना है कि 7 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर 7 हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी आपको एग्जाम के अंदर कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदल देना चाहिए। यानी कि चौथा प्रश्न आप सभी के सामने गणितीय संक्रियाओं से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आप सभी से पूछा गया है कि इन चारों विकल्पों में से किस विकल्प के दो चिन्हों को इस समीकरण के अंदर रखें कि यह समीकरण संतुलित हो जाए। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न के अंदर आप क्या करेंगे, इन चारों विकल्पों में से एक एक विकल्प के चिन्हों को इस समीकरण के अंदर रखकर इस समीकरण को सोल्व करना होगा। ठीक है, तो यहां पर हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि हम यहां पर क्या करेंगे, ऑप्शन बी के चिन्हों को इस समीकरण के अंदर रखेंगे तो यह समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो इस समीकरण को सही कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। करना क्या है, आपको ऑप्शन बी के चिन्हों को इस समीकरण के अंदर रखना है। कैसे, भाग के स्थान पर आपको क्या करना है, माइनस करना है और माइनस के स्थान पर आपको भाग करना है। तो यहां पर देखिए 5, उसके बाद में क्या है प्लस, फिर क्या है 16, फिर माइनस, माइनस के स्थान पर क्या करेंगे, भाग करेंगे। ठीक है, फिर क्या है 4, फिर क्या है गुणा, फिर है 14, फिर है भाग 2, भाग के स्थान पर क्या करेंगे माइनस, उसके बाद में है 2 और इसके बराबर में है 59। तो मेरे भाई यहां पर देखिए इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण के अंदर भाग को सोल्व करेंगे। तो यहां पर ध्यान से देखिए 5 प्लस, फिर देखिए 4 का भाग देंगे 16 में तो ये चला जाएगा 4 चौक 16। ठीक है, उसके बाद में गुणा में 14, फिर है माइनस का 2 और इसके बराबर में है 59। भाग करने के बाद में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो ध्यान से समझते जाइए मेरे भाई, 5 प्लस 14 और 4 का आपस में मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करेंगे तो बन जाएगा 14 चौक 56। ठीक है, उसके बाद में क्या है माइनस का 2 और इसके बराबर में है 59। अब मेरे भाई प्लस प्लस की संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे और माइनस की संख्या को घटा देंगे। तो ध्यान से देखिए, प्लस का है 5 और प्लस का है 56, तो 5 और 56 मिलकर बन जाएगा 61। फिर क्या है माइनस का 2, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे 61 में से -2 कर देंगे, इसके बराबर में कितना है 59। अब मेरे भाई ध्यान से देखिए 61 में से 2 चला जाएगा, कितना बचेगा 59 और इसके बराबर में भी कितना है 59। यानी कि यहाँ पर देखिए RHS पद और LHS पद दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। यानी कि चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। यानी कि ऑप्शन बी के दोनों चिन्हों को इस समीकरण के अंदर रखेंगे तो यह समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, और इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है क्योंकि सभी टाइप के क्वेश्चन आपको इस क्लास के अंदर देखने को मिलेंगे और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके अंदर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है आप सभी के सामने,
नीचे दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली लुप्त संख्या को ज्ञात करें। यानी कि ये पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस आकृति में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि 6 के सामने यहाँ पर 26 कैसे आया है। उसी प्रकार से आपको यहाँ पर पता करना है कि 9 के सामने 71 कैसे आया है। फिर उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि 7 के सामने इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम पता करेंगे कि 6 के सामने यहाँ पर 26 कैसे आया है। तो मेरे भाई 6 के सामने 26 लाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले इस 6 का किया गया है स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए 6 का स्क्वायर होता है 36 और इस 36 में से यदि हम क्या कर दें -10 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 26। और ध्यान से देखिए 26 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता करेंगे कि 9 के सामने यहाँ पर 71 इसी प्रकार से बना है क्या। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई 9 का स्क्वायर होता है 81 और 81 में से यदि हम 10 कम कर देंगे या 10 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर बचेगा 71। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 71 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। अब मेरे भाई यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे किसके अंदर, इस 7 के अंदर है और इस 7 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो इस 7 का करेंगे स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप सभी को पता है कि 7 का स्क्वायर होता है 49 और सभी में से -10 किया गया है। तो 49 में से भी हम क्या कर देंगे, -10 कर देंगे। तो 49 में से -10 करेंगे तो कितना बचेगा, 39। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 39। अब हमें देखना है कि 39 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर 39 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है। तो 5वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये 5वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, रेशम उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। मेरे भाई वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि रेशम उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, रेशम उत्पादन में भारत का विश्व में द्वितीय स्थान है। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है आप सभी के सामने, हीराकुंड बांध जो कि ओडिशा राज्य में स्थित है ये किस नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन ए महानदी पर है, ऑप्शन बी है ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ऑप्शन सी है गंगा नदी पर है और ऑप्शन डी है नर्मदा नदी पर है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, हीराकुंड बांध जो कि ओडिशा राज्य में स्थित है ये महानदी पर बना हुआ है। तो 7वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है आप सभी के सामने, ब्लैकबक राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए गैंडे के लिए, ऑप्शन बी है हाथी के लिए, ऑप्शन सी है काले हिरण के लिए और ऑप्शन डी है भालू के लिए। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, ब्लैकबक राष्ट्रीय उद्यान काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। तो 8वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है
सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने। इंद्रकिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल राज्य में, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश राज्य में, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश राज्य में और ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश राज्य में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है इंद्रकिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। इंद्रकिला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है और सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक परिभाषित है? मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक परिभाषित है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक परिभाषित है। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसे ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा श्वेत रक्त कण कौन सा है? मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ा श्वेत रक्त कण कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। सबसे बड़ा श्वेत रक्त कण है मोनोसाइट। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने। पोलियो रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शन ए है यकृत, ऑप्शन बी है अग्नाशय, ऑप्शन सी है हृदय और ऑप्शन डी है तंत्रिका तंत्र। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। पोलियो रोग में शरीर का तंत्रिका तंत्र अंग प्रभावित होता है। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने। नाथुला दर्रा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। और ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2018 और आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने। बक्सा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल राज्य में, ऑप्शन बी है त्रिपुरा राज्य में,
ऑप्शन सी है ओडिशा राज्य में और ऑप्शन डी है तमिलनाडु राज्य में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, बक्सा नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं और जिन भी अभ्यर्थियों का एग्जाम 27 नवंबर या 27 नवंबर के बाद में होने वाला है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए हमने ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। जो भी अभ्यर्थी कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये। यानी कि कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको दिया जाएगा 80 रुपये के अंदर है। और मैं आप सभी को ये गारंटी देता हूँ यदि आप बचे हुए समय के बीच में इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपको इसी मास्टर पीडीएफ सेट में से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, हिडकल बांध किस नदी पर स्थित है? मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है हिडकल बांध किस नदी पर स्थित है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, हिडकल बांध घाटप्रभा नदी पर स्थित है। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक प्रश्न और भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि हिडकल बांध किस राज्य में स्थित है। तो मेरे भाई याद रखना हिडकल बांध भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, तो आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसे बेहतरीन और शानदार क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।